हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इंजीनियरिंग। ये जो प्लेलिस्ट है ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट, ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो आपको ये प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो बहुत अच्छे से देखनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं एंड समहाउ सम वे और द अदर दीज टेक्नोलॉजी कैन बी यूजफुल फॉर यू ऑल्सो, राइट? क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमारा वर्ल्ड इन्हीं के ही अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और इन फ्यूचर यही टेक्नोलॉजी हमारे वर्ल्ड को डोमिनेट करने वाली है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द 3D प्रिंटिंग। कुछ लोगों ने ये टर्म पहले भी सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 3D प्रिंटिंग एक्चुअली होती क्या है। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरे को एक शू को बनाना है, शू को बनाने के लिए उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फैक्ट्रीज में बनते हैं, राइट? सो अगर एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे पूरा शू एक ही साथ, लाइक विद लेसेस विद एवरीथिंग, राइट, सो पूरा शू एक ही साथ बन जाए, तो वो है 3D प्रिंटिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल में हम देखते हैं कि जैसे अगर एक डोर को बनाना है तो डोर अलग बनता है, उसका हैंडल अलग बनता है और फिर उसको उसके हैंडल को डोर के ऊपर कंबाइन करना पड़ता है। बट विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग हम पूरा डोर विद हैंडल एक ही फैक्ट्री के अंदर बना सकते हैं। सो इजंट दैट अमेजिंग? ये जो 3D प्रिंटिंग है ये फूड आइटम्स के ऊपर भी हम लगा सकते हैं, ज्वेलरी के ऊपर भी लगा सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी न्यूमरस एप्लीकेशंस हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3D प्रिंटिंग होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, राइट? उसके बाद हम टाइप्स, एप्लीकेशन और इसके एडवांटेजेस भी देखेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द डेफिनेशन। मैंने जो एग्जांपल दिया था उससे आपको थोड़ा क्लियर हो चुका होगा कि 3D प्रिंटिंग होता क्या है। इसको हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? जनरली जब भी हम किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं हम सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मतलब जैसे अगर मेरे को एक डोर बनाना है या वुडन का कुछ और सामान बनाना है, लेट्स सपोज मुझे एक टेबल बनानी है, तो मैं एक बहुत बड़ा वुडन का ब्लॉक लूंगी और उसमें कटिंग करूंगी। सो दिस इज सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। सो बड़े वुडन ब्लॉक से हमने छोटा स्ट्रक्चर बनाया, subtracted manufacturing. Now 3D printing is additive manufacturing, which means it is a process of making 3D solid object. जितनी भी objects हम बना रहे हैं वो 3D objects रहेंगी, जैसे कि डोर 3D ऑब्जेक्ट, टेबल 3D ऑब्जेक्ट, राइट? या इसके अलावा शू 3D ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिजिटल फाइल। अब ये जो फाइल है वो हम कंप्यूटर के अंदर बनाएंगे। कंप्यूटर वाली फाइल से हम 3D डिजाइन को प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर बना लेंगे। तो हमारा टास्क क्या रह जाता है? कंप्यूटर के अंदर एक फाइल को बनाना। अब कंप्यूटर के अंदर फाइल को बनाना बहुत ईजी है। हम 3D प्रिंटिंग की हेल्प से एक मिनिएचर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। लाइक अगर हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है उसका पहले ही हमें एक मिनिएचर मॉडल मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग। तो बहुत सारे वाइड एप्लीकेशंस हैं, ये हम धीरे धीरे देखेंगे, राइट? सो मैंने ऐसे आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एडिटिव प्रोसेस से हमारा 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट बनता है। जो भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं वो एडिटिव प्रोसेस से होता है। व्हाट इज एडिटिव प्रोसेस? जिसमें एक जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बना रहे हैं बाय लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर ऑफ मटेरियल। जो लेयर बाय लेयर है, मटेरियल को हम लेयर बाय लेयर बनाते हैं। एक 2D लेयर बनी, फिर उसके ऊपर एक और 2D लेयर, उसके ऊपर एक और 2D लेयर, उसके ऊपर एक और 2D लेयर। जब बहुत सारी 2D लेयर कंबाइन हो जाएंगी तो हमारे पास 3D लेयर बन जाती है, राइट? सो बहुत सारी 2D लेयर्स को हम एक के ऊपर एक कंबाइन करते हैं, ले डाउन करते हैं और जिससे कि हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर्स ऑफ मटेरियल। जो 3D प्रिंटिंग है इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? हम जो रॉ मटेरियल है उससे कट आउट कर हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। अब इसमें क्या होएगा? जैसे अगर रॉ मटेरियल हमारा मेटल है, प्लास्टिक है, इससे हम कट कर एक ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। इससे रॉ मटेरियल में वेस्टेजेस ज़्यादा होती हैं। ऑब्वियसली वेस्टेजेस ज़्यादा रहेंगी और इसके अलावा हमारे पास कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, राइट? सो नाउ द सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग इज कटिंग आउट और होलोइंग आउट अ पीस ऑफ मेटल और प्लास्टिक। इसमें हम या तो कट करते हैं या हॉलो करते हैं मेटल या प्लास्टिक, और वी कैन से वुड ऑल्सो। फॉर इंस्टांस अ मिलिंग मशीन, जैसे माइलिंग मशीन होती है उसी तरीके से हमारे पास जो सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है वो वर्क करता है,
राइट। 3D प्रिंटिंग से हम कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं यूजिंग लेस मटेरियल। अगर आपके पास जो शेप बनानी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में आप फूड के ऊपर बहुत कॉम्प्लेक्स शेप नहीं बना सकते हैं। एक लिमिटेशन है ह्यूमन की, राइट। ह्यूमन लेबर में भी एक लिमिटेशन आ जाती है। ह्यूमन स्किल्ड कितना भी हो जाए बट बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स वो नहीं बना सकता है। सो बहुत कॉम्प्लेक्स शेप बनाने के लिए वी गो फॉर द 3D प्रिंटिंग, राइट। सो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कॉम्प्लेक्स शेप नहीं बन सकती हैं। अब मैं समराइज करूं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द 3D प्रिंटिंग। तो फर्स्ट, इट इज अफोर्डेबल, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल वेस्ट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, और यहाँ पर डायरेक्टली हम कंप्यूटर डिज़ाइन से एक मॉडल को या ऑब्जेक्ट को बना पा रहे हैं। इट इज़ रैपिड प्रोटोटाइपिंग, राइट। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स शेप है, बहुत कॉम्प्लेक्स शेप को बनाने के लिए अगर हम ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट 3D प्रिंटिंग से रैपिड हो जाएगा। अगर हमें स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट पार्ट्स बनाने हैं तो उस केस में हम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे रिजॉर्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट पार्ट्स बनाएंगे तो इतना लाइट वेट पार्ट नहीं बन पाएगा अगर उसे स्ट्रॉन्ग भी करना हुआ या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ। जैसे कि अगर हमें एयरप्लेन के पार्ट्स बनाने तो हमें स्ट्रॉन्ग भी चाहिए बट हमें लाइट वेट भी चाहिए, देन वी रिजॉर्ट फॉर द 3D प्रिंटिंग। अब जो 3D प्रिंटिंग है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, राइट। सो इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली, this is easy to access, it is giving me fast design and production, waste reduce हो जाते हैं obviously क्योंकि additive manufacturing है, और ये प्रिंट ऑन डिमांड दे सकता है। जब भी हमारे क्लाइंट को डिमांड आएगी, क्लाइंट को यूजेज है, उसी समय प्रिंटिंग हो जाएगी, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर एक साथ प्रिंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रक्चर मैंने करा, दूसरे स्ट्रक्चर किसी और कंपनी ने मैन्युफैक्चर करा, देन तीसरी जगह गया और वहां पर एक कंपाइल हुआ। तो इसकी वजह से टाइम डिले कम हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई है, राइट। देन इट इज गिविंग मी फ्लेक्सिबल डिजाइन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जो भी आप डिजाइन कंप्यूटर में बनाएंगे वैसा ही डिजाइन आपको मिल जाएगा। कमिंग टू द लिमिटेशन, जो सरफेस रहेगा अगर आप ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से बनाते हैं तो वो सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगा, बट 3D प्रिंटिंग में सरफेस में रफनेस ज़्यादा होएगी। जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं वो लो स्ट्रेंथ मटेरियल होते हैं, तो स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर सक्सेसिव लेयर्स आ रही हैं, राइट। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, पूरा स्ट्रक्चर एक साथ है, कंबाइंड है। तो यहाँ पर क्योंकि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर हम उसको कंबाइन करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए हमें एडेसिव चाहिए होते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मटेरियल का जो प्राइस है वो हाई रहेगा, क्योंकि जो हमें मटेरियल 3D प्रिंटिंग मशीन के अंदर डालना रहेगा वो कुछ स्पेसिफिक टाइप का रहेगा, जिसकी वजह से प्राइसेस हाई हो जाते हैं। पार्ट्स जो बनेंगे वो डेंस पार्ट्स नहीं बनेंगे, हमेशा लाइट बनेंगे। जो सॉफ्टवेयर टूल चेन है वो कॉम्प्लेक्स रहेगी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक द 3D मॉडल, और इसी वजह से यहाँ पर रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, और यहाँ पर स्कोप भी है। आप देखें हर लिमिटेशन के साथ यहाँ पर स्कोप कितना है रिसर्च का, एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द इम्प्रोवाइजेशन। So, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट या ऑर्गेनिक पार्ट्स है उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अगर मेरे को किसी पर्सन से 3D प्रिंटिंग की हेल्प से कोई ऑर्गेनिक पार्ट बनाना है, कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट बनवाना है, तो मुझे उसको अच्छे से ट्रेंड करना पड़ेगा। जो 3D स्कैनर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, और जो फाइनल फाइल आती है उसके अंदर कुछ होल्स रह जाते हैं, राइट। जैसे आपने देखा होगा चीज़ के अंदर कुछ होल्स होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे कुछ होल्स आ जाते हैं फाइनल फाइल के अंदर। जो प्रिंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते और फास्ट भी नहीं होते, तो एक स्ट्रक्चर को बनने के लिए कुछ दिन का समय भी लग सकता है। द बिल्ड क्वालिटी एंड अप टाइम ऑन डेस्कटॉप इज़ लार्ज, डेस्कटॉप पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है रादर देन इन फैक्ट्री। मशीन्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, बिकॉज अभी इस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है। अगेन बहुत ज़्यादा स्कोप है रिसर्च का। यहाँ पर R&D जो कि मैंने अभी बताया इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, सो स्कोप है, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। सो देयर इज़ टू मच मैनुअल लेबर इन मैन्युफैक्चरिंग विथ 3D प्रिंटिंग विच इज़ 30% ऑफ द कॉस्ट। जो मैनुअल लेबर है वो अराउंड 30% ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट रहती है, क्योंकि अब जो मैनुअल लेबर आप कहेंगे लेबर तो रिड्यूस हो गई है, बट जो लेबर है वो टेक्निकल लेबर आ गई है। अब पहले जो लेबर थी वो नॉन टेक्निकल लेबर थी, अभी जो लेबर रहेगी वो टेक्निकल लेबर है, उनकी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ 3D प्रिंटिंग, सो जो सबसे पहले 3D प्रिंटिंग स्टार्ट हुई वो एक जापानीज़ का जो इन्वेंटर था,
हिडियो कोडामा 1981 में उसने एक एडिटिव प्रोसेस स्टार्ट करी थी, वहाँ से हमने 3D प्रिंटिंग प्रोसेस का स्टार्ट माना है। सो एक्चुअली जो हिडियो कोडामा था उसने 3D प्रिंटिंग के लिए एडिटिव प्रोसेस को नहीं बनाया था, जो एडिटिव प्रोसेस थी उसने उसको बनाया था। नाउ एडिटिव प्रोसेस इज यूज्ड नाउ इन 3D प्रिंटिंग। उसने क्या करा था, एक प्रोडक्ट बनाया था विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट। ये जो यूवी लाइट थी इसने क्या करा था, पॉलीमर्स को हार्ड कर दिया था और उससे हमें सॉलिड ऑब्जेक्ट मिली थी। उसने एक पॉलीमर ऑब्जेक्ट लिया, राइट, उसने उसमें यूवी लाइट डाली और जैसे ही यूवी लाइट डाली ये जो पॉलीमर ऑब्जेक्ट था ये फोटो सेंसिटिव था, ये लाइट सेंसिटिव था, तो जैसे ही यूवी लाइट गई ये स्ट्रक्चर हार्ड हो गया और यहीं से ही हमें स्टीरियोलिथोग्राफी एक प्रोसेस थी SLA जिसे बोलते हैं, इसका स्टेपिंग स्टोन मिल गया। नाउ कमिंग टू द चार्ल्स हल। चार्ल्स हल ने क्या करा, उसने पूरी ये स्टीरियोलिथोग्राफी प्रोसेस इन्वेंट करी। जो बेसिस था वो ऑलरेडी हमने देखा पार्ट ए में, हिडियो कोडामा ने 1981 में दे ही दिया था। जो चार्ल्स हल था उसने यही प्रॉपर्टी यूज करी कि जो पॉलीमर है वो यूवी लाइट पर, जैसे ही पॉलीमर के ऊपर यूवी लाइट डलेगी वो हार्ड हो जाएंगे और सॉलिड ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो चार्ल्स हल ने स्टीरियोलिथोग्राफी प्रोसेस इन्वेंट करी और ये 3D प्रिंटिंग टाइप की प्रोसेस थी। इस प्रोसेस में क्या होता था, स्मॉलर वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते थे। जैसे अगर एक बड़ी बिल्डिंग है उसका एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट, स्मॉलर बिल्डिंग बना देंगे, एक उसका मॉडल बना देंगे। सो स्मॉलर वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बनता था जिससे कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसको बड़ी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले छोटी ऑब्जेक्ट पे ही टेस्टिंग की जा सके। सो जो टेस्टिंग थी वो पहले ही हो जाती थी जिससे टाइम और मनी जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए वो सेव हो जाता था। अभी हम छोटे ऑब्जेक्ट पे, मॉडल पे या प्रोटोटाइप पर देख लेते थे कि विल द एक्चुअल ऑब्जेक्ट वर्क और नॉट। अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट वर्क ही नहीं करेगी तो हम उसको बनाने के लिए समय और पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। सो द ऑब्जेक्ट इज प्रिंटेड लेयर बाय लेयर, जो कि हमने बताया था कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग होती है। तो जो ऑब्जेक्ट बनती है उसको हम एक सॉल्वेंट में रिंस करते हैं और कैसे हार्ड होती है, विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट। सो ये जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, सो विच इज कॉल्ड एज CAD। आपने CAD वर्ड सुना होगा, CAD लैब सुना होगा। सो दिस इज कंप्यूटर एडेड डिजाइंस, जिसकी वजह से हमें 3D मॉडल्स मिल जाते थे। Coming to the third type of manufacturing process, which is selective layer sintering, which is SLS. So SLS is an advanced version of the 3D printing technology. It is an advanced version of the 3D printing technology, जिसमें हम क्या करते हैं, पाउडर को लेते हैं, पाउडर पॉलीमर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास नायलन है, नायलन को ले लिया और नायलन से हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो SLS में क्या होता है, एक लेजर को लेते हैं और लेजर से पाउडर फ्यूज हो जाता है। यहाँ पर यूवी लाइट को लेजर ने रिप्लेस कर दिया है और जो पॉलीमर था यहाँ पर पाउडर्ड पॉलीमर आ गया है, राइट। सो जो लेजर से हमने क्या करा, जो पाउडर पॉलीमर है उसे लेयर बाय लेयर कॉम्प्लेक्स शेप और स्ट्रक्चर में बना दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव लेयर सिंटरिंग। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट प्रोसेस विच इज फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग, विच इज कॉल्ड एज FDM, फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग। किसने डेवलप करी थी, स्कॉट क्रम्प ने। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ 3D प्रिंटिंग जो कि हम आज की दुनिया में यूज करते हैं, फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग। रिमेंबर द नेम फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग क्योंकि ये बहुत कॉमन है। आज की दुनिया को देखा जाए तो FDM इज वेरी कॉमन और इट इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप 3D प्रिंटर, राइट। इसको डेस्कटॉप 3D प्रिंटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ द टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा यूज्ड फॉर्म है टेक्नोलॉजी की, जिससे कि हम एक ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं, राइट। सो द प्रिंटर हीट्स अ केबल ऑफ थर्मोप्लास्टिक इनटू द लिक्विड फॉर्म एंड एक्सट्रूड्स इट्स लेयर बाय लेयर। जो थर्मोप्लास्टिक है प्रिंटर उसे लेता है, उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हीट। थर्मोप्लास्टिक, हमें पता है थर्मोप्लास्टिक हीट डलते ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है इसको हम लेयर बाय लेयर एक्सट्रूड करते हैं। So I can say overall 3D printing has changed and improved over the past 30 years. So 1980 से स्टार्ट हुआ है और पास्ट 30 years में 3D प्रिंटिंग बहुत इम्प्रूव हुआ है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन R&D फॉर 3D प्रिंटिंग। SLA, SLS और FDM
ये जो 3 प्रोसेसेस हैं, यहाँ से हमें पता लगता है कि हिस्ट्री क्या है 3D प्रिंटिंग की। अगर आपके पास सवाल आता है कि हिस्ट्री बताइए, तो आपको ये 3 प्रोसेस तो ज़रूर मेंशन करनी है। And thus how it becomes a vital tool for manufacturing we can get to know. It allows you to make virtually anything by simply creating a computer file, right? अगर आपको एक शूज बनाना है अपने टाइप का, अपने डिजाइन का, कंप्यूटर फाइल बना दीजिए और उसके हिसाब से आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट? सो यहाँ पर आपको एक फायदा और मिलेगा कि आपके जो कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप बहुत इजीली बना सकते हैं, right? So now coming to the working of the 3D printing, how does 3D printing work? So जो 3D printing है वो एक इंकजेट प्रिंटर की तरह वर्क करता है। इंकजेट प्रिंटर जो है उसकी कमांड हम कहाँ से देते हैं? कंप्यूटर से। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो होता है प्रिंटर उसी को ही छाप देता है। तो सेम 3D प्रिंटिंग में भी यही होता है। इट बिल्ड्स अप अ 3D मॉडल 1 लेयर एट अ टाइम फ्रॉम द बॉटम टू द अपवर्ड। सबसे पहले बॉटम लेयर बनेगी, फिर उससे ऊपर वाली लेयर, उससे ऊपर वाली लेयर, उससे ऊपर वाली लेयर, बॉटम टू अप हमारा स्ट्रक्चर बनता जाता है, राइट? सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो रिपीटेड प्रिंटिंग करते हैं बॉटम से अप तक, और इस मेथड को बोलते हैं फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग। मेथड तो हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग बहुत ज्यादा कॉमन है, हम इसी की ही बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 3D प्रिंटिंग जनरली। सो जो पूरा वर्क है वो ऑटोमेटिकली होता है। जैसे कि अगर आप प्रिंटिंग के लिए पूरी एक PDF फाइल दें तो पूरी PDF फाइल खुद से ही प्रिंट होती रहती है। ऐसा तो नहीं आप एक पेज के बाद दूसरा पेज खुद से मैनुअली प्रिंट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 1000 फाइल की PDF फाइल को प्रिंट करना है, आप सिर्फ एक बार कमांड देंगे। यहाँ पर भी सेम चीज, ये मैनुअल लेबर हटा दे रहा है, राइट? सो जो एक बार अगर हमारा डिजाइन बन गया उसके बाद प्रिंटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होती है। जो प्रिंटर है वो एक मॉडल बना देता है ओवर अ पीरियड ऑफ आवर्स। थोड़ा टाइम लगता है प्रिंटिंग में, बट जो स्ट्रक्चर जो बनता है वो 3D स्ट्रक्चर बनता है, राइट? कैसे बनता है? बहुत सारे जो 2D स्ट्रक्चर होते हैं वो एक के ऊपर एक हमारे बैठते जाते हैं। सो इट इज द मेथड ऑफ इफेक्टिवली सेपरेटिंग 2D प्रिंट्स दैट सिट ऑन टॉप ऑफ अनदर। 2D प्रिंट्स एक दूसरे के ऊपर बैठते जाते हैं और इसके बीच में कोई पेपर गैप नहीं रहता है। अगर आप प्रिंटिंग को देखें, अगर आप नॉर्मल एक बुक का PDF प्रिंट करते हैं तो पेजेस आते हैं, राइट? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इंक को ले रहे हैं, कोई पेज नहीं आएगा, सिर्फ इंक आ रही है, फिर इंक आ रही है, फिर इंक आ रही है, राइट? सो जैसे हमने पेज हटाकर सिर्फ एक इंक लाई है, राइट? फिर दोबारा इंक, फिर दोबारा इंक, दोबारा इंक, बट यहाँ पर हमें इंक नहीं लाना है। इंक की जगह इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंक यू शुड बी यूजिंग मोल्टन प्लास्टिक या फिर पाउडर यूज कर सकते हैं, जिसको हम बाद में फ्यूज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव और विद द हेल्प ऑफ UV लाइट। आई होप आपको स्ट्रक्चर, इसका वर्किंग समझ आ चुका होगा, राइट? प्रिंटिंग ही है प्रिंटिंग, पेपरलेस प्रिंटिंग, जिसकी वजह से हमने प्लास्टिक को लिया और प्लास्टिक का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। सो आई होप आपको इसका वर्किंग समझ आया होगा, हिस्ट्री समझ आया होगा और आपको समझ आया होगा बेसिकली 3D प्रिंटिंग होता क्या है। आई होप यू आर गोइंग टू मीट मी सून इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप अगर आपको सेशन पसंद आया, यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट रह गया है तो कॉमेंट सेक्शन में जाइए और लिख डालिए। एंड इफ यू वांट द नोट्स यू कैन गो टू आवर मोबाइल ऐप एंड यू विल गेट ऑल ऑफ द नोट्स ओवर देयर। एंड आई होप जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में आप ज्वाइन कर रहे हैं, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग। थैंक यू।